ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए। मुस्कुरा कर कहा। ओके, उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ जोड़े बिना ही नमस्ते कैसे हो सकता है? हाथ जोड़ कर कहिए नमस्ते। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है क्या? अच्छा, बाबा के बच्चों के लिए तो सब पल ही पल मॉर्निंग ही है। मुझे बहुत खुशी है कि सोशल विंग के इस भट्टी और ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी बहुत उमंग उत्साह के साथ भाग भी ले रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, प्रेरणाएं भी ले रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ बातों को धारण भी कर रहे हैं। आज जो हमारा विषय है ये सेवा से संबंधित है कि कैसे एक अच्छा वक्तव्य हमको दुनिया वालों के सामने या फिर अपने ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट करना है। इससे पहले कि इस पे हम थोड़ा प्रकाश डालें, मैं ये जानना चाहता हूँ आप में से कौन भाई बहनें हैं जो ऐसा वक्तव्य देते हैं, अभी तक देते आए हैं। आपको कभी किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ कोई स्कूल में, कॉलेज में, कोई सभा में, महिला का संगठन में, ऐसे आज तक आप लोगों ने भाषण करने की सेवा की हो? वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, ठीक है। जिन्होंने आज तक नहीं किया है लेकिन करने की इच्छा है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बोल रहे इसीलिए तो यहाँ आए हैं। ठीक है ना, अब हाथ क्यों ऊपर उठा रहे हो? ठीक है ना। चलिए, कुछ बातों को इस पर हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है। भाषण करने की या फिर वाचा सेवा जो बाबा कहता है, कई बार बाबा कहता है कि मुख खुलना चाहिए, ज्ञान को अच्छी रीति से स्पष्ट करके दूसरों को बताना, ये ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण हैं। ठीक है ना। अगर हम दूसरों को समझा सकते हैं, इसका मतलब वो बातें आपके अंदर बुद्धि में बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। एक अनुभव हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो धारणा आपके अंदर नहीं भी है, लेकिन सुनाने के लिए आपको सुनाना पड़ रहा है, और वो सुनाते 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 वो जो गुण है या विशेषता है या शक्ति है अपने अंदर भी धारण हो जाती है। फिर मन जो है ना वो खाता है कि मैं तो धारण कर नहीं रहा हूँ लेकिन मैं दूसरों को सुना रहा हूँ, तो वो बात बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। तो फिर हमारे अंदर मैंने जो एक विशेषता देखी है इस सेवा में, कि ये सेवा करने से बहुत सारी विशेषताएं और गुण जो पहले नहीं थे, लेकिन हम बोलते हैं, बताते हैं लोगों को आपको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे वो हम स्वयं में चेक करते हैं कि ये बात तो ठीक नहीं है कि हम पंडित के समान दूसरों को सुना रहे हैं लेकिन खुद ही धारण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वाचा सेवा अगर उसको हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो उससे हमारी बहुत ज़्यादा स्व उन्नति हो सकती है, बहुत हम सिंसियरली उसको करें तो। लेकिन वाचा सेवा का एक फ्लिप साइड भी है, एक उसका थोड़ा सा नेगेटिव भाग भी है। उदाहरण देता हूँ कि नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसमें थोड़े से चुनौतियाँ भी है। और चुनौती ये है कि मान लीजिए हम भाई बहनें जब भी सेवा केंद्र में या फिर मधुबन में या यज्ञ की कोई भी सेवा करते हैं, ठीक है ना, स्थूल सेवा कर्मणा सेवा करते हैं, तो उस कर्मणा सेवा के दौरान या करने के बाद किसी भी प्रकार का देह भान या देह अभिमान आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन वाचा सेवा में देह भान या देह अभिमान आने का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर,
अगर आपने कभी ऐसे वाचा सेवा किया हो या करने का आपको कोई मौका मिला हो, अवसर मिला हो और आपने किया हो, गिरीश भाई अपना अनुभव सुनाता है, ठीक है। जब हम सेवा के क्षेत्र में, वाचा सेवा के क्षेत्र में हम आते हैं, जब हम नए नए, दीदी ने कहा आपको संस्था का परिचय देना है या वोट ऑफ थैंक्स देना है या फिर स्टेज को कोऑर्डिनेट करना, वहाँ से शुरुआत होती है, या फिर 7 डेज़ का कोर्स होता है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो जब भी हम भाषण करने की या वाचा सेवा करते हैं, करने के तुरंत बाद जो भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बड़े होते हैं, निमित्त दीदियाँ होती हैं या कोई वरिष्ठ भाई होते हैं, उनको तुरंत हम, या फिर अपने ही कोई साथी क्यों ना हो, उनको हम सबसे पहले पूछते हैं मैंने कैसे सेवा की, अच्छा सुनाया, भाषण अच्छा था, ठीक था। यही प्रश्न अगर दीदी ने, मान लीजिए मैं कुमार जीवन के बारे में बताता हूँ, स्टार्टिंग में जब हम ज्ञान में आए थे तो हमारी सेवा क्या होती थी, सुबह सुबह मुरली क्लास के पहले क्लास को झाड़ू लगाओ, कुर्सियाँ सेट करो, लाल लाइट लगाओ, गीत बजाओ, कैसेट लगाओ, ठीक है ना। उस समय अटेंडेंस होता था, बड़ा सा रजिस्टर, सबका नाम लिखो और बड़ा आनंद आता था। तो मान लीजिए आज बड़ों ने हमको कहा कि आप थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगाकर सब कुर्सियाँ सेट करिए, तो क्या आज तक कभी भी किसी भी बीके भाई बहन ने झाड़ू लगाने के बाद दीदी को पूछा दीदी मैंने झाड़ू कैसे लगाया, अच्छा लगाया तो कल भी देना झाड़ू लगाने का चांस, दीदी मैंने बर्तन कैसे धोया, दीदी मैंने कपड़े कैसे धुलाई की, एक और बार मौका देना, जिंदगी भर मुझे देना झाड़ू लगाने की सेवा। ये भाव कभी भी मन में नहीं आता, लेकिन भाषण करने की सेवा में ये भाव रहता है कि हम आगे बढ़े, दीदी हमें ही चांस दे। तो ये जो है ना, कहाँ से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म में देहभान है कि मैंने जो सेवा की वो अच्छा था या नहीं था। हमने तो कभी नहीं कहा दीदी देखिए कितना अच्छा झाड़ू लगाया मैंने, क्या चमक रहा है फर्श, लेकिन मन में ये रहता है कि मैंने कोई अच्छी बात कही या कोई अच्छी पॉइंट सुनाई तो उसका मुझे अप्रिसिएशन मिले, एक्नॉलेजमेंट मिले कि हाँ आपने बहुत अच्छी से। ये इसकी क्रिटिकल डार्कर साइड है, और ये इसकी वजह से भाषण करने की या वाचा सेवा में हमें थोड़ा सा तनाव या थोड़ा सा डर या थोड़ा सा घबराहट आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या किसी भी प्रकार की स्थूल सेवा करना सबके लिए शायद सहज हो सकता है, लेकिन भाषण करना या फिर वाचा सेवा करना, उसमें थोड़ा सा कठिनाई आ जाता है। और ये कठिनाई इसीलिए नहीं है कि वाचा सेवा डिफ़िकल्ट है और झाड़ू लगाने की सेवा इजी है, वो इसीलिए है कि मैंने कैसे वाचा सेवा को अपने अंदर धारण किया हुआ है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, अच्छा ही होना चाहिए, कुछ गलत हो जाएगा तो बाबा का नाम खराब हो जाएगा, डिसर्विस हो जाएगा, फिर लोग हंसेंगे, मेरा छोटा मोटा जो थोड़ा सा इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो जो मानसिक दबाव है वो फिर मुझे स्टेज में खड़े होकर नेचुरल रीति से भाषण करने में मुझे तकलीफ देता, हमको स्ट्रेस हो जाएगा। आप में से कितने लोगों को अगर हम स्टेज में बुलाएं और कहें कि आपको अभी 3 मिनट भाषण करना है, तो कितने भाई बहनों को थोड़ी घबराहट होगी, डर लगेगा, थोड़ी चिंता होगी? हाथ जरा ऊपर उठाइए। अच्छा, काफ़ी भाई बहने। भाई यहाँ कोई शेर तो है नहीं जो आपको खा जाएगा, ये तो हमारा बराबर। गिरीश भाई हम यहीं खड़े होकर बोल सकते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ आकर बोलने में थोड़ी सी घबराहट होती है। अब बताइए ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हमको ये समझना है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं स्टेज फियर, स्टेज में खड़े होकर बात करने के लिए या अपने विचारों की अभिव्यक्ति, और वो भी बहुत अच्छी रीति से, इम्प्रेसिव तरीके से, ताकि लोगों को क्लास भी अच्छा लगे, बात भी समझ में आ जाए, कुछ वो अपने साथ लेकर के भी जाएं और जीवन में परिवर्तन भी करें।
पता है बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है भाषण नहीं करना है, भासना देनी है। अब हमारी खुद की भासना, हाथ पैर कांप रहे हैं, हमको घबराहट हो रही है स्टेज में, हमको डर लग रहा है, तो सामने वाले को क्या भासना मिलेगा? और हमारा तो उद्देश्य ये है कि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी अनुभूति हो, वो खुश होकर के जाएं, वो शांति को अनुभव करें, वो निश्चिंत हो जाएं, वो कम से कम 1 घंटा जब हम भाषण कर रहे थे सब भूल जाएं। वो तो फिर हमारी क्रिएटिविटी पर आती है, वो तो बहुत पीछे होगा कि हम कितने रचनात्मक बनते हैं स्टेज पे। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तब होना चाहिए जहाँ पर मुझे यहाँ स्टेज में आकर भाषण करने में डर ही नहीं, एकदम रिलैक्स्ड हूँ, ईजी। आप में से जिन लोगों ने हाथ ऊपर उठाया कि हमको यहाँ स्टेज में आने पे घबराहट होती है, ठीक है, उठाए ना काफ़ी लोगों ने हाथ, तो प्लीज़ बताइए, वहीं खड़े होकर या बैठ के ही बताना, यहाँ नहीं आना, नहीं तो और घबराहट हो जाएगी। क्यों घबराहट होती है? प्रॉब्लम क्या है? डर क्यों लगता है? और हमने 108 बार लिखा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व, यहाँ बोलो शक्ति अक्ति सब स्टेज के बाहर। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, सोशल विंग के भाई बहन है तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, मैं तो दूसरे विंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको कहाँ घबराहट होती है भाई? बताइए, जिनको घबराहट होती है तो क्यों घबराहट होती है? हाँ बोलिए भाई साहब। हाँ ये बात अच्छा है, हमको कभी स्टेज में खड़े होकर मौका ही नहीं मिला, आज तक हमने ये कार्य किया ही नहीं, तो फिर थोड़ी सी उसकी वजह से घबराहट हो सकती है। अच्छा, और क्या कारण हो सकता है? हाँ बोलिए भाई साहब। करेक्ट, भाई साहब कह रहे हैं बहुत होशियार होशियार लोग बैठे हैं, इन होशियार के सामने कहीं हम हार ना जाएं, हमसे कुछ गलती ना हो जाए। अरे वो होशियार हैं तो इससे ये साबित तो नहीं होता है कि आप कम होशियार हो। वो भले बड़े होशियार हैं, लेकिन ये किसने कह दिया कि आप कम होशियार हो? मैंने कोई बात, अच्छा आप क्यों गलत कहोगे? कोई ज़बरदस्ती आपको कनपट्टी पे बंदूक रख के बोल रहा है कि गलत बोलो, ताकि ये होशियार लोग फिर आपका मजाक उड़ाएं और आपको, अरे आप क्यों सोच रहे हो कि आपसे कुछ गलत हो जाएगा? माता जी बोलिए, वेरी गुड। हाँ तो नज़रें तो आपकी तरफ ही जाएगा, जो भी स्टेज में होगा वहाँ पे नज़रें आपकी तरफ ही होगा। अब माता जी चाहते हैं कि उधर देखो तो मैं भाषण करती हूँ, नज़र उधर करो तो मैं बोलती हूँ, तो डर नहीं लगेगा। अब इसमें आपको अगर बहन, आपको अगर बोला जाए कि आप थोड़ा संस्था का परिचय दीजिए या आप अपना अनुभव सुनाइए, अब सब तो आपको ही देखेंगे ना, बोल आप रहे और आप गिरीश भाई को सब देखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, सब तो देखेंगे ना, तो देखने दीजिए ना। वैसे भी आप यहाँ पर मानसरोवर में हो, कितने लोग आपको देखते हैं, तब तो घबराहट नहीं होती। यहीं पे क्यों घबराहट होती है? पता है क्यों घबराहट होती है? और कोई बताना चाहते हैं? लास्ट एक और। हाँ दीदी बोलिए। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा दीदी, बहुत बहुत गहराई की बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म में ये भी एक प्रकार का देहभान है, ठीक है ना, कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, मैंने आज तक किया नहीं है, अब शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं गलती ना हो जाए, कहीं बाबा की डिससर्विस ना हो जाए, लोग मजाक ना उड़ा दें। भाइयों और बहनों, ऐसा पाया गया ये जो डर है ना, विश्व भर में बहुत सारे प्रकार के डर पर संशोधन किया गया, रिसर्च किया गया, और मुख्य 4 डर को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और लोगों को पूछा कि इसमें नंबर 1 डर कौन सा है। एक डर था मृत्यु का भय, मृत्यु का तो डर होता है लोगों को। दूसरा था फियर ऑफ रिजेक्शन, कोई मुझे स्वीकार ना करे, ये संबंधों में जनरली होता है, दोस्तों के बीच हो सकता है, 2 लोगों के बीच हो सकता है कि कोई मुझे रिजेक्ट, स्वीकार ना करे। तीसरा था जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, अनिश्चितता का भय, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पता नहीं ना क्या होगा।
मैं कल जीवित रहूँगा नहीं रहूँगा पता नहीं, ज्ञान के हिसाब से तो मैं कभी मरता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, तो फिर तो उसका डर ही नहीं होना चाहिए। और चौथा, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, भाषण करने की कला का डर। और इस पर लोगों को पूछा गया, सर्वे किया गया और ये पता चला लोगों को सबसे ज़्यादा भाई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का है। मृत्यु का डर से भी ज़्यादा लोगों को डर भाषण करने की कला में। और पता है उसके पीछे का कारण क्या है? एक बार मरने के बाद तो गए, फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ आकर के अगर कुछ गड़बड़ हुआ, जैसे भाई साहब ने कहा, लोगों ने कुछ पूछ लिया, आपसे गलती हो गई, आप फंबल कर गए, आपको याद नहीं था, आपने बोलना कुछ था, मुख से कुछ और निकल गया, आपके पसीने छूट गए। अब ये अनुभव जो है, ये तो मैंने अनुभव कर लिया, अब इसके बाद भी तो आपको देखना पड़ेगा। आपकी नज़रों तो मेरे पास ही आएंगी, अगले 2 दिन में मैं हूँ मानसरोवर में आपके साथ। अब वो जो आप जिस दृष्टिकोण से मुझे देखेंगे वो मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ कि अब लोग क्या सोचेंगे, अब लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे कि अरे इनको भाषण करना भी नहीं आता, दीदी ने ज़बरदस्ती इनको दी, कितने अच्छे, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, इनको क्यों दिया, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट कर दिया। अब ये जो एक मनो साइकोलॉजी है हमारा, ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक जो गहराई की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जनरली लोगों में पब्लिक स्पीकिंग का भय इसीलिए होता है क्योंकि आम तौर पर जब भी कोई भाषण करता है, अभी आज गिरीश भाई ने भाषण किया, कल कोई और करेगा, इसके बाद कोई और करेगा, ऐसे मान लो आज के दिन आपके 4-5 क्लासेस हुए, अलग स्पीकर्स आए, और कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म में, बहुत ध्यान से सुनना, वैसे तो ब्राह्मणों में इतना नहीं होता, दुनिया वालों में तो बहुत ज़्यादा होता है, सूक्ष्म में हम सबको जज करते हैं, इनका क्लास कैसे था, ये ठीक नहीं था, इन्होंने तो बोर किया, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया, दिल को छू गया, दिमाग को छू गया, हमने बहुत एंजॉय किया। वहाँ बैठकर हम हर व्यक्ति को जज करते हैं, ये ठीक नहीं था, इनको ये बोलना नहीं आया, इनका ये शब्द ठीक नहीं था, इनका ये लैंग्वेज ठीक नहीं था, ये कितना फास्ट बोलते, ये कितना धीरे बोलते, इनका बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, जो भी है, ये हमको दृष्टि नहीं देखा, इनका आई कांटेक्ट ही नहीं था, बस ये इन्हीं को देख रहे थे, हम तो जैसे थे ही नहीं। हर छोटी छोटी बातों को हमने सर्टिफाइड किया, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अब आदत हो गई है, और सिर्फ भाषण करने के लिए नहीं है, हर जगह दूसरे स्थान पर मेरी सासू माँ ऐसी है, बहू ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, सेंटर वाले ऐसे हैं, दीदियाँ ऐसे हैं, मधुबन निवासी ऐसे हैं, वो अच्छे हैं, सर्टिफिकेट। हम जैसे कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के जज बैठे हुए यहाँ पर, बस हमारा काम ही है सबको सर्टिफाई कर। अब कर करके इतनी आदत हो गई है, और गलती से मैं खुद स्टेज में आ गया, 500 माता जी, 500 इंटू 2000 आंखें मुझे जज कर रही है, ठीक से खड़ा हूं, अभी समझ में ही नहीं रहा हाथ को क्या करना है, सावधान, विश्राम, बैठूं नहीं बैठूं, खड़े रहूं, इधर देखूं उधर देखूं, साइड देखूं सामने देखूं इधर देखूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता आप सब मुझे क्या करने वाले हो, क्योंकि मैं भी वही कर रहा था। अब उल्टा मेरे पर आ गई है बात, अब 1000 आंखें मुझे जज कर रही हैं, और हर मनुष्य मनोवृत्ति ये कहता है कि मैं अंदर कैसा भी महसूस करूं, लेकिन मैं दिखाना क्या चाहता हूं, द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ हूं नहीं। अंदर सुनामी, अर्थक्वेक, बाढ़, भूकंप सब मचा हुआ है, अंदर हालत गंभीर है। ओम शांति। मेरा आत्मा का शरीर का नाम, शरीर का आत्मा का नाम, मेरा आत्मा का नाम, शरीर का नाम गिरीश भाई। अरे कौन सी आत्मा, कौन सा शरीर, किसका नाम, किसका शरीर, किसका क्या, सब पसीने छूट रहे, क्योंकि 1000 लोग। अरे तो कोई लोग बोलता अरे आपको इतना भी नहीं बोलने आया, मुझ शरीर का नाम गिरीश भाई। और ये मुझ शरीर का आत्मा, आत्मा परमात्मा, ये सब इतना कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि मैं
चिंतित हूं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे। मेरा मन बिजी है कि आप क्या सोचेंगे, आप क्या महसूस करेंगे, आप मुझे जज कर रहे हैं और मुझे अच्छा ही चाहिए। मेरा मन इसमें अगर बिजी है तो जो वही मन जो मुझे भाषण करना है या जो परिचय देना है या 2 मिनट जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, वहाँ से मन इस पे बिजी। जहाँ मन इधर तो जो बोलना है वो भूल गया, वो जो शब्द है उसमें सब जंबल अप हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। और जब स्टार्टिंग ही ट्रबल हो गया तो फिर हाथ कांपना शुरू हो जाता है। अब मुझे पता चल गया बेटा गिरीश हालत गंभीर है। और मैंने, जैसे बहन ने कहा था, मैंने प्रिपेयर करके आया हूँ 10 पॉइंट। सच्चा ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन की सबसे अच्छी विशेषता है ब्राह्मण जीवन माना समर्पण बुद्धि। दूसरा है बाबा पर संपूर्ण निश्चय। ओम शांति। थैंक यू। पहला पॉइंट 10वां पॉइंट खत्म करो भाई। खतरनाक जगह, ऐसा लग रहा है जैसे कांटे लगे हुए हैं, सब चुभ रहा है। और जैसे ही यहाँ से छोड़कर वहाँ आकर मैं बैठा, अब अच्छा लग रहा है। क्या वंडरफुल स्थिति, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में पहुँच गया हूँ। ये कलयुग और वो स्वर्ग। और कई लोगों को तो याद ही नहीं होता है पहला पॉइंट दूसरा क्या था। और बोलना था ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, कुछ और ही मन में आया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और मैं भूल गया हूं। और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर हम प्रभावित हो जाते हैं फिर, क्योंकि मन स्टेबल नहीं है, मन शांत नहीं है। मैं सामने वाले को खुश करना चाहता हूं। इसीलिए एक अच्छा वक्ता बनने के लिए भले स्टेज में रहो या ऑफ द स्टेज रहो, नेचुरल रहिए। वहाँ बैठ के जज मत करिए। विषय ये था, भाई ने ये सुना दिया, इन्होंने हमको, उस दिन भी मैंने कहा था ना, वो जो कैमरा है उसने सिर्फ फोटो खींचा, संकल्प ही मत चलाइए। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सीखने के लिए आया हूँ। स्वामी भाई, गिरीश भाई, ये भाई, वो भाई, इन चारों को कंपेयर मत करिए। जितना आप कंपेयर कर रहे हैं, आत्मा शक्तिहीन हो रही है। एक तो आत्मा शक्तिहीन होगी, दूसरा जो कला मैं सीखना चाहता हूँ वो भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि फिर मैं यहाँ पर आकर, अब मेरे को टेंशन है कि मेरे को पहले वक्ता से अच्छा सुनाना है। मुझे आज सूरज भाई जी का था, आज गोपी बहन का था, आज दीदी का था, आज दादी का था, उनसे अच्छा सुनाना है। अच्छा, ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना है। कंपेयर कर रहे हो माना कंपटीशन है। गिरीश भाई को बहुत अच्छा लगता है जहाँ मैं गांव में जाके सेवा, अभी हम बिहार में और यूपी में मैं करीब 10-15 दिन था। छोटा छोटा गांव, शहरों का भी हम कार्यक्रम करते हैं तो गांव का भी हम करते हैं। बहनें हमको बुलाती, गिरीश भाई आप आएंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। और मैंने देखा है गांव में भाई बहनों को बड़ी भावना होती है आध्यात्मिक बातें सुना। शहरों में तो मुझे आधा घंटा उनको इस लेवल पर लेकर आने के लिए लगता है कि भैया आध्यात्मिक भी इम्पॉर्टेंट है। आधा घंटा तो मेरा बुद्धि उसमें चले जाता है कि ताकि वो समझने के लेवल पर आए, क्योंकि उनको लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। तो 10 लोग बैठे हों, एक बैठा हो, 1000 बैठे हों, वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। ज़्यादा लोग होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, ये सब सूक्ष्म में फिर आपको ना वो जो नेचुरलनेस है, आप बहुत स्वाभाविक बने, इजी बने, आत्मा के 7 गुण जो हैं उसके नेचुरल स्वरूप में रहें। फिर देखिए, आप इसको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेवा मत समझिए। हाँ, तैयारी करनी पड़ती है, इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, इसमें कोई मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है बाकी सब स्थूल सेवाओं के कंपैरिजन में। इसमें कुछ अभ्यास करना पड़ता है, इसमें एफर्ट डालना पड़ता है, ज़रूरी है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। थोड़ा सा आपका टाइम इसमें जाएगा। लेकिन हम किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई भी हो, गांव वाले हों, छोटे बच्चे हों, लेकिन ये नहीं समझना है कि अरे ये तो गांव वाले हैं, मेरे को यहाँ क्यों बुलाए, मेरा टाइम वेस्ट हो। फिर से सूक्ष्म में अभिमान है। ज़्यादा लोग होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है। मैं स्पीकर हूँ। मुझे याद आता है, मैं स्थान नहीं बताऊँगा, एक कमिश्नर थे, सिटी के कमिश्नर को बुलाया था। तो वहाँ की बड़ी दीदी ने मुझे बोला, गिरीश भाई जल्दी आओ,
प्रोग्राम के लिए वो आए थे, मैं पीछे आ रहा था, उनसे मिलो पर्सनली, थोड़ा सा बात करो। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो बड़ी दीदी ने कहा ये हमारे बहुत यंग अच्छे स्पीकर हैं, बहुत हंसाते, बहुत रुझाते हैं, बड़ी बड़ी बातों को सिंपल कर देते, ये हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके बहुत अच्छे स्पीकर हैं। वो तो हो गया, हमने उनकी सेवा भी कर ली, सेवा भी हो गई, भाषण वाली सेवा भी हो गई। फिर मैंने वो दीदी को कहा, दीदी अगर आप उनको कहते ना ये गिरीश भाई एक अच्छे योगी हैं तो मुझे खुशी होती। स्पीकर बनने के लिए ब्रह्मा कुमारीज में आए क्या? कौन सा स्पीकर? सोनी का स्पीकर, JBL का स्पीकर, आहूजा का स्पीकर, ब्रह्मा कुमारीज का स्पीकर। स्पीकर बनने की इच्छा नहीं रखनी है, बाबा कराएगा। जितने ज़्यादा हम गुणवान बनेंगे, बाबा देखो आपको कराएगा, क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष खुद को करना है ना, तो वो आपके द्वारा कराएगा। और सही भासना की सेवा उनसे होती है जो बहुत नम्र चित्त होते हैं। कई बाबा के बच्चे भी और बाहर वाले भी हमको पूछते, गिरीश भाई हमको आपके जैसे स्पीकर बनना है। मैंने कहा गलत प्रश्न है। आप अच्छे बनिए, अच्छा स्पीकर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप अच्छे योगी बनिए, अच्छा स्पीकर तो ऐसे बन जाएंगे, उसमें कोई मेहनत ही नहीं। फिर भगवान कराएगा ना आपका, भगवान आपका बुद्धि का ताला खोलेगा ना। अगर मैं गिरीश भाई के बारे में बात करूं तो मैंने सचमुच, हमारी कभी इच्छा भी नहीं हुई थी कि हमको स्टेज में भाषण करना है। हमने कभी उसके लिए अभ्यास भी नहीं किया। वो भगवान भरता है वो शक्तियाँ। विशेष आप बनिए तो सही, लेकिन जो कार्य करे उसको बड़े दिल से करें, बड़ों का सम्मान करें, नम्रचित्त रहें, ईजी रहें, सिंपल रहें, खुद टेंशन में ना आए। ये सब विशेषताएं आप धारण करेंगे, फिर देखिए फिर मुख भी खुलेगा। बाबा आपको ऐसे ऐसे नए नए टचिंग कराएगा। तो एक है वो डर को दूर करना है, और डर का एक जो आधार ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि हर पल हम हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सूक्ष्म में सर्टिफाई करते हैं, घर में भी, परिवार में भी, बच्चों को भी, युगल को भी, सास को भी, संबंधों को भी। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये करना छोड़ दीजिए। वो जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सूक्ष्म में है, और ये बचपन से 63 जन्म से किया है। इसीलिए फिर हमको यहाँ आकर के घबराहट होती है, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है। जब भी हम अगर मैं आपको उदाहरण दूं भाषण करने की कला में, कई लोगों को फिर हाथ पांव हिलता है, वो शरीर रिस्पॉन्ड करता है। कई लोगों के हाथ हिलते हैं, फिर पेट में कुछ कुछ होता है, ठीक है ना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में बर्फ़ गिर जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता भाई मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाना है, क्यों खड़ा हूँ, क्या करने की, सब भूल गया, ख़त्म, फ्रीज। और मुख में पानी अब अंदर से निकाल रहे हैं, सब सूख रहा है। अब ये सब शरीर जो कुछ कर रहा है वो मन की अवस्था का रिस्पॉन्स है। बिना मन बेचैन हुए शरीर ऐसे ही नहीं कांपेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछने के लिए, आप में से कितने लोग हैं जिनको स्टेज में आकर के अगर भाषण करने को कहा जाए तो हाथ कांपता है? किन किन को कांपता है? कुछ लोगों ने बोला सर हम स्टेज में ही नहीं आए आज तक, पता ही नहीं कांपता भी है या नहीं कांपता है। ये अच्छी बात। अच्छा, कुछ लोगों को होता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम पब्लिक स्पीकिंग के क्लासेस कराते हैं तो एक बार कॉलेज की बात बताता हूँ, हमको कहा गया कि बच्चों को ट्रेनिंग दो भाई भाषण करने की कला। तो कुछ बच्चों को हमने स्टेज में बुलाया। अब हमने उनको कहा हाथ ऐसे रखो, आप कहा बात करो, तो उनका हाथ कांपने लगा। सचमुच हाथ कांपता है, पसीने छूटते हैं, 20 डिग्री AC चल रहा है तो भी पसीने छूटते हैं। देखो हम बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इतना उनको मन इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो उनका हाथ कांपता है। तो मैं उन बच्चों से कहता हूँ अपना हाथ को ऐसे रखिए, अपनी तरफ रखिए, आप अपने हाथ को देखिए। तो वो अपने हाथ को ऐसे रखते हैं, उनका हाथ ऐसे कांपता रहता है। और मैं उन बच्चों को कहता हूँ अपने हाथ को कहो, ओ मेरे मीठे प्यारे हाथ कांपना बंद हो जाओ, ओ माई डियर स्वीट हैंड प्लीज स्टॉप शिवरिंग। और वो खुद बोलता है, बच्चा अपने हाथ को कहता है ओ मेरे मीठे प्यारे हाथ कांपना बंद करो। और फिर मुझे देख के पता है क्या कहता है, सर सुन नहीं रहा है।
मैंने कहा बच्चे तुम्हारा हाथ तुम्हारा कमांडमेंट को नहीं मान रहा, कमाल है जी। मैंने अपने हाथ को कहा, ओ माय डियर स्वीट हैंड प्लीज स्टॉप शेवरिंग एंड माय हैंड डजंट लिसन टू मी। मेरा हाथ मेरा नहीं सुन रहा है, कौन दूसरा सुनेगा? कौन घर वाले सुनेंगे, कौन दुनिया वाले सुनेंगे, कौन आपके लोग आपकी बातों को सुन करके मानेंगे बातों को? मेरा हाथ मेरा नहीं मान रहा, मेरा शरीर का एक भाग मेरा नहीं मान रहा है, हाउ वुड अदर्स लिसन टू यू? तो मैंने कहा क्यों नहीं मान रहा? बोला पता नहीं सर। पता है, आपका एक मन हाथ को कह रहा है भाई कांपना बंद करो, लेकिन वो नहीं सुन रहा है। अब प्रश्न ये है, आपका हाथ किसकी सुन रहा है और कौन उसको कह रहा है कांपो? किसी की तो सुन रहा है ना, डेड बॉडी तो नहीं है, आपका तो नहीं सुन रहा है। और आप चेतन मन कह रहे हो भाई लोग देख रहे हैं हाथ कांपना बंद करो, वो नहीं सुन रहा, तो किसकी सुन रहा है? यहां पर आता है आपका अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बाबा के लैंग्वेज में कह सकते हैं आपकी वृत्ति, आपके सूक्ष्म में डर इतना स्ट्रांग है। 63 जन्म के संस्कार, योग से ये संस्कार को मिटाना है, यहाँ पर डर है। और आप चेतन मन से कह रहा हूँ भाई हाथ बंद करो। जो भी मैं योग में कर रहा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बाबा का राइट हैंड बच्चा हूँ। आज बाबा ने कहा बहुत मीठा बनना है, बाप समान बनना है, किसी भी बात में गलती नहीं करनी है, वो ना इधर जाना चाहिए। इसीलिए देह देह के संबंध, देह की दुनिया की बातों को भूल, यहाँ का जो मन के जो विचार हैं, चेतन मन के जो विचार है, वो यहाँ जाना चाहिए। और यहाँ नहीं जाएगा तो परिवर्तन नहीं होता है। भले हम बीके हैं, ब्राह्मण हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, कहलाने के लिए बाबा के 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन वो क्रोध अभी भी यहाँ पर है। वो सही समय पर फलीभूत हो जाता है, डर सही समय पर आ जाता है। कोविड में भी कितने लोगों को घबराहट हुई, लेकिन अगर सच्चा ब्राह्मण होगा तो फिर नहीं आना चाहिए। अरे मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ, बीमारी तो शरीर को होगी। लेकिन कई दुनिया में तो लोगों को हुआ, दे बिकेम ओवरवेल्म, एंग्जाइटी होने लगा, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे नहीं हो जाए। तो डर कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड में। और ज्वालामुखी योग का तात्पर्य ही ये है, चेतन मन, अवचेतन मन और जो आपका आत्मा, 3 लेयर है। और अगर मैं इसको थोड़ी सी पवित्रता की बात से, डर है मन अपवित्रता है, लोग क्या सोचेंगे ये भावना है तो अपवित्रता है सूक्ष्म में। क्या सोचेंगे मुझसे गलती हो जाएगा, ये भी अपवित्रता है सूक्ष्म में। आपको खुद आत्मा के 7 गुणों पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। किसका कार्य कर रहा हूँ, किसकी जिम्मेवारी है? तो हल्के तो हो जाओ, शांत तो हो जाओ, इजी तो हो जाओ, नशे में तो रहो। आज भी बाबा ने कहा नशा होना चाहिए, नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। किसकी सेवा कर रहा हूँ? मुझे याद आता है, ऐसा नहीं है कि आज जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहा हूँ, हमारा स्टार्टिंग में भी हमारा ऐसे ही था। स्टार्टिंग में हमसे भी गलतियाँ हुई थी, हमको भी घबराहट होती थी। लेकिन मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। हम अपर आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, हम भारतीय सेना का, आसाम राइफल्स का सेवा करने 1 महीने हम सिक्योरिटी विंग के साथ थे। और अगर आप जानते हैं, आदरणीय अशोक गाबा भाई हमारे साथ थे। और वो तो बड़े मिलिट्री वाले टाइप में, उनका मिनट में प्लान चेंज होता रहता है, और करना है मतलब करना ही है। तो हम डिंजैन करके एक आर्मी का प्रोग्राम था, और उन्होंने उनके वॉर रूम में प्रोग्राम रखा था। वॉर रूम वो होता है जहाँ पर वो जो पूरा जो एरिया होता है ना, उसका नक्शा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, ऐसा गड्ढा जैसा होता है, उसी में पहाड़, नदी, ब्रिज, विलेज सब लिखा हुआ होता है, पूरा ऊपर का व्यू। और उनको मान लो यहाँ पर कहीं कुछ हुआ है तो कहाँ से अटैक करना, कैसे जाना, उनको पूरा पता चल जाता था। रियल ऐसे इतना बड़ा बना के रखा था। और जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसे उनके सब ऑफिसर्स बैठे हुए थे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। और मैंने ऐसे वॉर रूम में कभी प्रोग्राम नहीं किया था। और जैसे ही हम लेट भी हो गए थे थोड़ा, वहाँ 1-2 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हमारा ट्रेन लेट हो गया, पहुँचे जल्दी, और फिर तुरंत स्नान करके हम पहुँचे। और हमारे साथ अशोक गाबा भाई थे, और सुषमा दीदी थे, और बड़े हमारे दीदियाँ भी थे। तो
अशोक गाबा भाई ने कहा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम करना, हम ठीक है। जैसे ही मैं वो वॉर रूम में पहुंचा, लाइट वाइट थोड़ा डार्क रूम था, मेरे को बहुत घबराहट होने लगा। मैंने कहा माय गॉड, और उसमें 2 ब्रिगेडियर बैठे हुए थे। अब ब्रिगेडियर, जैसे भाई साहब ने कहा, ये तो सब बड़े जानकार हैं, बड़े अनुभवी है, अब इनको मैं कहाँ सिखाऊं? ये आज की बात नहीं, करीब 10-15 साल पहले की बात। इनको मैं क्या तनाव मुक्ति कराऊं? मैं तो इतना छोटा सा, कम अनुभवी। ये देखना खुद के प्रति हमारे कैसे विचार चलते हैं, और ये तो सब बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए। अशोक भाई को मैंने कहा भाई साहब, सबसे ज़्यादा तनाव मुझे हो रहा है, तनाव मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, इनको तो मैं नहीं करा सकता, मेरी हालत ख़राब हो रही, मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आप करा लो, मैं नहीं करा सकता। उन्होंने कहा आपको ही कराना है। मैंने कहा बाबा की डिससर्विस हो जाएगी, आप इतना दूर से आए हैं, बाबा का नाम खराब हो जाएगा, ब्रह्मा कुमारी इसका नाम खराब हो। अच्छा होना चाहिए ना कार्यक्रम, लोगों को पसंद आना चाहिए ना, ब्रह्मा कुमारी इसका नाम, इमेज, उनको कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। और मेरे को कुछ नहीं आता स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेरे को ही टेंशन हो रहा है। पता है अशोक भाई साहब बड़े स्ट्रिक्ट, आपको ही कराना है। मैंने कहा भाई साहब नहीं करा सकता हूँ। पता है उन्होंने क्या कहा? जो कुछ भी गलत होगा, जो कुछ भी गड़बड़ होगा, जितनी भी डिससर्विस होगी, सबकी जिम्मेवारी मेरी, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरा मन बुद्धि एकदम हल्का हो गया। मैंने कहा यही टेंशन ले रहे हैं? बाबा कहता है ना बच्चे, मैं बैठा हूं ना, आप क्यों चिंता, एक बार दे करके तो देखो। हर कार्य में, शारीरिक व्याधि हो, मानसिक चैलेंजेस हो, घर परिवार हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पुरुषार्थी जीवन, दे करके तो देखो। भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला सारा प्रॉब्लम मेरा है, कुछ भी गलत होगा ना मैं ठीक करूंगा, आपको बस खड़े होकर बात करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो छुट्टी मिल गई है गलती करने की, जिम्मेवारी वो ले रहे हैं ना। गड़बड़ करना मेरा काम है, ठीक करने का काम किसका है? फ्रॉम इनपरफेक्शन टू परफेक्शन। लेकिन आप प्रयास तो करो, हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाओ। बाबा तो मदद करता है स्थूल में भी। आज जो कुछ मैं हूँ, बड़े हमारे दीदियाँ हैं, दादियाँ हैं, वरिष्ठ भाई हैं, उनके ही आगे बढ़ाने से हम यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैं अपने दम पर के यहाँ पर आ गया हूँ। उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है गिरीश भाई, आप कराओ। जैसे उन्होंने ये कहा, मेरा मन एकदम शांत हो गया। जहाँ आपका मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि आपको स्ट्रेस ही नहीं है ना। गड़बड़ होगा तो कौन टेंशन लेने वाले हैं? भाई साहब बैठे। गड़बड़ होगा तो जवाब कौन देने वाले? भाई साहब बैठे, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं है। तो वैसे तो स्थूल भाई साहब ने हमको उस वक्त हल्का किया, ऐसे ही बाबा भी हमको करता है। तो आगे बढ़ने के लिए हमको स्टेज में जा कर के ये मन के जो वृत्ति है ना, वहाँ पर अगर डर है तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ जी, प्रोग्राम कैसे हुआ? बहुत अच्छा हुआ, उसके मैं फ़ोटोज़ आपको दिखाऊंगा। उनमें एक ब्रिगेडियर थे, वो ब्रिगेडियर मुझे कह रहे थे कि वैसे तो वैसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपने पूछा है बता रहा हूँ। बोला मैं इनका ना ये होता है, IM में होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है, ठीक है ना, उसके वो हेड थे। बोला मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कितने स्पीकर्स को देखा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी जैसे स्पीकर्स को नहीं देखा। आप बहुत गहरी बात करते हो, बहुत जीवन। दोस्तों अपने स्वमान को बहुत बढ़ाइए, अपना प्रशंसा नहीं करना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, लेकिन बाबा के कार्य के लिए बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी, एक कदम हिम्मत का बढ़ाइए और आप सफलता को पाएंगे। भाषण करने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है जब आप भाषण बनाएं। अच्छे वक्ता को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वक्ता को हमेशा नोटबुक, पेन, डायरी ले करके चलना चाहिए। आपको हर चीज़ नोट करनी है। इसी बात को आज बाबा ने कैसे कहा, इसी बात को आज सारा दिन में इतने सारे हमारे वरिष्ठ भाई दीदी लोग ने आके किया, उनकी कौन सी विशेष वो पॉइंट थी, उन्होंने उसी चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखा, ये कितनी अच्छी बात थी। आपको लेक्चर को नोट करना बहुत ज़रूरी है, और जो आपको टॉपिक मिला वो टॉपिक को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग कैसे होगा, एंडिंग कैसे होगा, बीच का कंटेंट कैसे होगा, कैसे उसको आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उसका पूरा रोड मैप आपको बहुत क्लियर बनाना चाहिए।
मुझे याद आता है गुलजार दादी जब विदेश जाते थे ना, तो नीलू बहन को कहते थे वो मेरा जो बैग है ना नोटबुक वाला, वो भी साथ में लेके चलो। दादियाँ भी नोट्स लिखती थी। आप गिरीश भाई की कोई भी स्पीकर को आप जाएंगे, हमारे भी नोट्स होते हैं। आप मेरा डायरी, अभी तो मैं लाया नहीं हूँ, मेरा मुरली वाला डायरी देखना है, एकदम स्क्रिबलिंग पैड है। कौन सी बात आज बाबा ने कहा, ये कौन से विषय पर, इमीडिएटली बुद्धि, क्योंकि आप उसी दृष्टिकोण में सोच रहे हो, कैसे लोगों को समझाएं, कैसे आज के यूथ को समझाएं, कैसे सोशल सर्विस करने वाले कितने सारी संस्थाएं उसको आध्यात्मिकता की तरफ कैसे लेकर आए। रूहानी सोशल वर्कर बाबा ने कहा 2-3 दिन की मुरली में, तो कैसे रूहानी सोशल वर्कर कैसे हो सकता है। आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई भी बात, कहीं कुछ देख रहे हो उसको देखो, इससे कौन सी बात सीखने को मुझे, कौन सी बात हम समझा सकते हैं। प्रैक्टिकल जीवन के उदाहरण आप बताइए। लोगों के जीवन से संबंधित बातें बताएंगे तो वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो 3 बातें मैं बताता हूँ। एक, आपको लोगों को वो सुनाना है जो उनको चाहिए। जो उनको नहीं चाहिए वो सुनाएंगे ना, तो वो फिर अच्छी रीति से सोएंगे और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हमको मतलब ही नहीं है आप क्या सुना रहे, वो हम अपने जीवन के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे। जीवन से संबंधित, उनके व्यवहारिक जीवन से संबंधित। तो ये चैलेंज स्पीकर का होता है कि कैसे वो आध्यात्मिक ज्ञान को व्यवहारिकता में कन्वर्ट करे, इजी करे। नंबर 1, उनको जो चाहिए वो आपको देना है। नंबर 2, हमको वो भी देना है जो हम देने के लिए आए। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, आपके व्यवहारिक जीवन से थोड़ी ना। हमको तो उनको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की तरफ, आत्मा के साथ गुणों की तरफ, ब्रह्मा कुमारीज की तरफ, 7 डेज कोर्स की तरफ, सेंटर में आइए, मधुबन में आइए। हमारा काम वो है, हम वहाँ तक उनको लेकर आएँ। फिर हमारी बहनें बैठी हैं, उनको 7 डेज कोर्स करा कर आत्मा परमात्मा तक लेके जाए, जो भी ऑब्जेक्टिव हो। और इसमें कुछ अगर आप एक्टिविटीज़ करा सकें, ब्रेक करें, मोनोटोनिटी को ब्रेक करें। आध्यात्मिक प्रवचन करना अलग बात होती है, वहाँ पर एक डिसिप्लिन होता है, एक शांति की अनुभूति करानी है। वहाँ पर आप एक ही फ्लो में आप बता सकते हैं। लेकिन आप बाहर वालों की जब आप सेवा करेंगे, आप एक ही मोनोटोन में अगर आप बात करेंगे, इवन मुरली भी मोनोटोन में आप बात करेंगे तो बाबा के बच्चे भी सोते हैं। अगर हम खुद सेल्फ अवेयर नहीं कि किसकी मुरली सुन रहा हूँ, कौन बैठा है मेरे सामने, और ये कौन सा समय चल रहा है। गॉडली स्टूडेंट हूँ, प्राप्ति का समय है, और अच्छा स्टूडेंट टीचर को सबसे पसंद आता है, और हम सो रहे हैं, टीचर को कितना गुस्सा आता है। आप में से कोई टीचर हैं क्या, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते टीचर? बताइए कितना गुस्सा आता है जब बच्चा सो रहा है या इधर उधर बात कर रहा है और आप पढ़ा रहे हो। गेट आउट। यहाँ तो हमारे दीदियाँ और गीता दीदी या जो भी मुरली सुनाते हैं, भाई बहनों जागृत हो जाओ, माताएं आँख खोल कर, कितना प्यार से बोलती हैं दीदियाँ। वहाँ दुनिया वालों की क्लास में होगा तो मार्क्स कम हो जाता है, कट कर देते इंटरनल मार्क्स। हाँ, टीचर की अपमान है। तो वहाँ पर भी अगर आपने देखा हो मुरली सुनाने को, कुछ दीदियों को देखा हो, वो फिर कुछ अनुभूति सुनाते हैं बाबा की बात, तब जागृत हो जाते हैं हम। उनके जो टोन होता है उसमें वो पिच में वेरिएशन करते हैं। तो ये सब धीरे धीरे आपको अनुभव में आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, मैंने जो विशेष किया है भाषण करने की कला में, मैं भाषण करने की मतलब कभी भी क्लास कराना होता है, मैं मम्मा को ज़रूर याद करता हूँ। मम्मा जगदम्बा सरस्वती है। मम्मा को बिठाइए अपने ज़बान में। मम्मा आप वैसे तो बाबा हैं, बाप दादा भी हैं, मम्मा को भी आप इमर्ज करिए। देखिए मम्मा कितना वरदान देती है। मम्मा ये आपकी सभा है, आपको इनको टच करना है, आपको इनको अच्छा महसूस कराना है ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति, दीदियों के प्रति, यज्ञ के प्रति, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति। भले मुझे मौका नहीं मिला है उस 1 घंटे में आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने के लिए, और मुझे कहा गया आपको आत्मा शब्द भी नहीं यूज़ करना है, परमात्मा शब्द भी यूज़ नहीं करना, लेकिन फिर भी इनको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर आना है। वो एक पॉजिटिव इमेज तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं। तो जो हम बोलते हैं उसको थोड़ा सा हम धारण करें। मैं एक चीज़ आपको सुनाता हूँ, ठीक है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है आप देखिए, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, आप बहुत सारे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आज तो इतना टाइम नहीं है,
अलग अलग विषयों पर, अलग अलग ऑडियंस को देख करके। लेकिन एक चीज़ जो आप रिलेट कर सकते हैं, उसको मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ, उसको आप मेडिटेशन कहो, ज्ञान की तरफ कहो, उस सब के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, मैं बहुत बार कराता भी हूँ, पता नहीं दीदियों ने आपको यहाँ कराया नहीं कराया। एक एक्सरसाइज करते हैं, वीरेंद्र भाई एक एक्सरसाइज कराऊँ? ठीक है, आपके पास रुमाल है? हाँ, रुमाल निकालिए, अपना अपना रुमाल निकालिए। भाइयों, अपना अपना रुमाल निकालिए, आजू बाजू वाले के जेब में कृपया हाथ ना डालें। हाँ, तो ऐसे थोड़ा सा एक कर देते ना तो कुछ लोग जागृत हो जाते हैं। ठीक है, बहनों के पास रुमाल ना हो तो चिंता की कोई विषय नहीं है, साड़ी का जो पल्लू है या दुपट्टा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं ये कहता हूँ तो मैं भाइयों के लिए एक और स्टेटमेंट बोल देता हूँ, कृपया करके पल्लू और दुपट्टा की खोज में ना जाएं, शांति बनाए रखें। अब वो कहाँ जाएंगे भाई, ना रुमाल है ना दुपट्टा है, ठीक है ना। तो यू कैन ऐड लिटिल फ्लेवर ऑफ मुस्कुराहट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जिनके पास रुमाल भी नहीं है, दुपट्टा भी नहीं है, आपके पास वो जो आईडी है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इस रुमाल को आपको ऐसे तिरछा पकड़ना है। ठीक है, लंबा ऐसा कोई भी एक रस्सी हो, ऐसा कुछ भी। ठीक है, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आपने कभी देखा भी होगा, कभी प्रोग्राम अटेंड किया होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए 3 कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन, तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप इसे ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं, नॉट अलाउड। आपको ये तीनों उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा कंडीशन, अंगूठा और तर्जनी, द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर का ही इस्तेमाल करना है। तीसरा कंडीशन, और अंगूठे और तर्जनी से इसको हमेशा पकड़ के रखना, 1 सेकंड के लिए भी आप इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कंडीशन मान्य है, हाँ या ना? थोड़ा जोर से बोलिए, बहुत अच्छा, खुशी से बोलिए, वेरी गुड। ठीक है, अब हाथ नीचे करिए, हाँ, हाथ गोदी में रख लीजिए हाथ। ठीक है, अब करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तीनों कंडीशन को निभाते हुए आपको एक गांठ बांध रहा है, अभी मत करिए, मैं जब कहूँगा स्टार्ट तब आप करना। आपको एक गांठ बांध रहा है। गिरीश भाई ने तो हाथ छोड़ दिया है, आपको नहीं छोड़ना है। मैं कंडीशन को निभा नहीं रहा हूँ, मैं ये दोनों उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं अपने हाथ को ऐसे अंदर से डालकर फिर पकड़ करके, फाइनल रिजल्ट, अभी आपके यहाँ पे गांठ नहीं है, यहाँ पर एक गांठ है, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन कंडीशन को निभाते हुए। मैंने कंडीशन को नहीं निभाया, आपको निभाना है। जिन भाई बहनों को आता हो वो प्लीज़ ना करें और आजू बाजू वाले को ना बताएं। ठीक है ना, स्टार्ट करिए, करिए, ट्राई करिए। माताएं इसके बाद आगे करिए, उनका अभी भी चक्र चालू है। हाँ, वो भाई साहब बोल रहे हो गया गिरीश भाई, इसका मतलब है शादी हो गई है, थोड़ा मुक्त भी बनो। ठीक है ना, बंधन मुक्त भी बनो, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, क्या बात है भाई साहब, हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे किया बताइए जरा, खड़े हो जाइए, हाँ, खोलिए खोलिए, हाँ, वहाँ से एक बार करके बताइए। हाँ हाँ, इधर आइए, इधर आइए, इधर 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 आइए भाई साहब, ये कैमरा इन पर फोकस करिए। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए, नज़दीक आइए, हाथ में लगे। हाँ, भाई साहब मुझे बोल रहे पता नहीं कैसा हुआ, बाबा ने करवाया, बाबा इतना मेहरबान। हाथ में लाइए, पहले नाम बताइए। मुकेश भाई मोदी। मुकेश भाई मोदी जी कहाँ से आए हैं? बीकानेर, राजस्थान से। ताली बजाइए मुकेश भाई के लिए। हाँ, 1 मिनट, किया आपने है, दुख उनको, इनका कैसे हो गया, हम यहाँ मेहनत कर रहे, हम यहाँ लगे पड़े थे, हुआ नहीं, इनका कैसे हो गया। दूसरों का होता है, हमारा नहीं होता है तो उसमें खुशी नहीं होती है, जलन होता है। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। चलिए मुकेश भाई, बाबा को याद करिए और करिए। हाँ, मुस्कुराइए थोड़ा। हाँ,
इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। गलती भी कितने अच्छी तरीके से हाथ हाथ हिला करके। ताली बजाइए भाई साहब के लिए जोर से। भाई साहब बैठिए। वैसे मोदी लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, प्रश्न क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग, हाँ जी, हाँ, बिना हाथ छोड़े कैसे होगा? कुछ लोग कह रहे हैं एक बार थोड़ा छोड़ने को कहते, एक बार। दोस्तों, जैसे इस एक्सरसाइज में 3 कंडीशन है, वैसे लाइफ में भी बहुत सारे कंडीशन। पत्नी ऐसे हैं, युगल ऐसे, बच्चे ऐसे, मौसम ऐसे, बीमारी ऐसे, ऑफिस ऐसे, धन संपत्ति ऐसे, सरकार ऐसे, सड़क ऐसे, मौसम ऐसे। हाँ या ना? ये ऐसे। अब ये भी एक कारण हो सकता है, भाई सब तकलीफ ही तकलीफ है। अब इसके चलते हुए हमको जीवन में खुश रहना है, टेंशन फ्री रहना है। सो लाइफ इज फुल ऑफ कंडीशन। सो डज दिस एक्सरसाइज ऑल्सो हैज 3 कंडीशन, ठीक है। कंडीशन की वजह, कई बार लोग कहते हैं सर एक बार छोड़ने को बोल दो, तो फिर मैं उनको उनके रीति से बता, एक बार पत्नी को छोड़ने को बोल दो, बच्चे को छोड़ने को बोल दो, नौकरी छोड़ने को बोल दो, धंधा छोड़ने को बोल दो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता, वो तो करना ही पड़ेगा। तो क्या छोड़ना क्या है ये नहीं पता है, ठीक है। कुछ लोगों के बारे में मैं बताता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। आप लोग कैसे ट्राई कर रहे थे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ हमारी माताएं इतने सिंसियर थे वो तीनों, और पता है वो कैसे कर रहे थे? वो करते समय मुंह खुल जाता था और जब बंद करते थे तो मुंह बंद हो जाता था। मतलब इतनी एकाग्रता से कर रहे थे। और कुछ हमारे भाई लोग है ना, पिछले जन्म में एल्बर्ट आइंस्टाइन की आत्मा रही होंगी। पता है ये कैसे कर रहे थे? इतना गहन चिंतन मनन, ठीक है। अरे करने के पहले थोड़ा बुद्धि तो लगाओ, ऐसे थोड़ी ना कि चालू हो जाओ। हमारी माता ऐसी ऐसी चालू। और कुछ लोगों को मैंने देखा, कर वो अपना रही थी, देख बाजू वाली कर रही थी, इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका अगर हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। ये सब एक एक बिहेवियरल ट्रेट है, ठीक है ना। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ लोग, और वो तो सचमुच लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ लोगों को जिनको जलन ज्यादा होती है ना, वो बाजू वाले का देख रहा है, इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा, और खुद का चालू रहता है। चलो आपको मैं हिंट दूं, बहुत ध्यान से सुना, हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में पहले कहता हूँ फिर हिंदी में कहता हूँ। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में मैं कहता हूँ द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम। जब मैं ये कहता हूँ तो कुछ लोग कहते तुम ही प्रॉब्लम हो। ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं। क्या इतना कंफ्यूज करा रहे, सीधे सीधे बता दो भाई। इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम या समस्या का समस्या कंडीशन भी नहीं है। दोस्तों, अगर कंडीशन ही सब कुछ होता था ना, तो फिर गांधी जी नहीं बनते थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, आप नहीं बनते। कंडीशन ही तो थे सारे जीवन में। इतनी परिस्थितियों में भी उन्होंने मन को, बल को बना के रखा। ये समस्या का समस्या ये समस्या नहीं है, समस्या की समस्या कंडीशन नहीं है, समस्या की समस्या है मैंने समस्या को कैसे पकड़ा है। द प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज़ द वे आई एम होल्डिंग द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ इज़ नॉट माई वाइफ, चिल्ड्रन, नौकरी, मौसम, सिर के बाल, बीमारी, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा है वो प्रॉब्लम है। मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप गोदी में रख लीजिए। ये रुमाल को, इसके दोनों सिरे को अपने तरफ ऐसे गोदी में रखिए। मैं ये माइक में रख देता हूँ, रखिए। भाइयों, प्रॉब्लम को निकालिए। कुछ लोगों ने प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से बंद करके जेब के अंदर रख दिया। गेम खत्म नहीं हुआ है अभी, निकालो बाहर। निकाला, गोदी में रखिए, गोदी में। उसका सिरा अपने तरफ होना चाहिए। हाथ को फ्री करिए। भाई साहब, गोदी में रखिए रुमाल, हाँ, और हाथ को फ्री करिए, ठीक है। अच्छा, समस्या का समस्या क्या है? लाइफ का प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, हमने लाइफ को कैसे पकड़ा है, हमने भूतकाल को कैसे पकड़ा है, हमने अनिश्चित भविष्य को कैसे पकड़ा, हमने परिवार को, पुरुषार्थी जीवन को, बाबा को, धारणाओं को, सेवा को यहाँ कैसे पकड़ा है, वो सारा खेल उसका है, ठीक है। ऐसे पकड़े थे ना।
अब ऐसे मत पकड़िए, राइट हैंड से लेफ्ट वाले सिरे को पकड़िए, लेफ्ट से राइट वाले को पकड़िए और गांठ बांध दीजिए। करिए करिए। दीदी आपका नाम बताइए, बताइए तो सही दीदी। कमल बहन, 1 मिनट कमल बहन के लिए जोर से ताली बजाइए। हाँ हाँ, सिस्टर छोड़ दीजिए। कमल बहन ने कहा अब तो मिल गया, पक्का हो गया। गिरीश भाई ने बताया, राइट से हमने लेफ्ट को पकड़ा। वीरेंद्र भाई छोड़ दीजिए। वीरेंद्र भाई बोले टकलू तू चालू रख। तुम भाषण करते रहो, हम चालू ही रखते हैं। वीरेंद्र भाई आप बहुत सिंसियर हो, ठीक है। हमारे कमल दीदी, हाँ कमल बहन ने कहा राइट से मैंने लेफ्ट को पकड़ा, लेफ्ट से मैंने राइट को पकड़ा। और कमल बहन मुझे देख रही थी, बेवकूफ क्यों बनाते हो सबके सामने, कहाँ हुआ भाई लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। चलिए कोई बात नहीं, वापस रखिए, गोदी में रखिए, अब हो जाएगा। छोड़िए हाथ को। हाँ, जिनके पास रुमाल नहीं है, शॉल नहीं है, कुछ भी नहीं, सब हाथ ऐसे करिए ऊपर। हाँ बहुत, हाँ एक बार नीचे करिए, ऊपर करिए, नीचे करिए, ऊपर करिए। कितना अच्छा लग रहा है जी, नीचे करिए, हाँ वापस ऊपर करिए, वेरी गुड। बस ऐसे ही रखिए। हाँ, अपने राइट हैंड को, सॉरी अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखिए। ओह, कुछ इतने श्रेष्ठ आत्माएं, इतना कंफ्यूजन हो रहा था लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा। ठीक है, लेफ्ट हैंड को राइट पे रखा, राइट हैंड को ऐसे कांग्रेस आई जैसे करिए। चलिए अगली बार जीत भी सकते हैं वो, ठीक है ना। इसको ऐसे यहाँ से मोड़िए अपनी तरफ, मेरे तरफ नहीं, अपनी तरफ करिए। किया माता जी। क्या उनका चेहरा। ठीक है, राइट हैंड को ऐसे यहाँ से रिस्ट से बेंड करिए, अपनी तरफ करिए। इसको ऊपर से अंदर से लेफ्ट के नीचे रखिए। हाँ रखा, और इसको अपने छाती पे रखिए। कुछ लोग भाई तो हमारे आदरणीय रामदेव महाराज की तरह सांस रोक के, बोले गिरीश भाई सांस के बारे में तो बताओ, छोड़े कि नहीं छोड़े। ठीक है, किया ऐसे। तो हम कभी खड़े भी होते हैं ना, किसी का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज कुछ करना नहीं, बस देखना गिरीश भाई को, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट ऊपर वाला हाथ, प्लीज मत करिए, बस देखिए। ये मेरा राइट नीचे वाला हाथ, जोर से ताली बजाइए। बहुत अच्छा। वो भाई मैं बजाऊंगा नहीं ताली, पहले करूंगा उसके बाद ताली के चक्कर में हाथ भी छुड़वा। बहुत स्मार्ट भाई लगे। अब करिए, लेफ्ट को राइट के ऊपर रखिए, राइट को ऐसे करिए, एक दूसरे को हेल्प करिए। हाँ दीदी उनको हेल्प करिए जरा, पकड़ के दीजिए, पकड़ के दीजिए वो। हाँ ऊपर वाला ऊपर वाले दीजिए। हाँ कमल बहन नीचे वाला नीचे दीजिए। हाँ अब दीदी हाथ खोल दीजिए। हाँ धीरे 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 धीरे, हाँ खोल दीजिए खोल दीजिए। हाँ हाथ को निकालिए। हाँ हाँ वो चलता है। वाह, कमल दीदी का हो गया, क्या बात है। बीकानेर वाले भैया हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है, वो ऐसे ऐसे छोड़ के हुआ कि नहीं हुआ? किनका किनका हुआ? फैंटास्टिक। अच्छा आपको बुरा नहीं लगेगा तो एक बात कहूँ, बोलूँ हाँ या ना? तो पहले बोलिए हमने आपको माफ किया, ऐसे नहीं, उमंग उत्साह से 1 2 3। हाँ तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो आपको ठेस पहुँचा सकता है, इसीलिए एडवांस में माफ़ी मांग दिया ताकि आपको बुरा ना लगे, ठीक है। माफ़ किया कि नहीं किया? हाँ, कुछ भाई बहनों का नहीं हो रहा है, उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मोटापा कम करिए, हो जाए। अरे ताली क्यों बजा रहे भाई लोग? अब शरीर इतना मोटा, रुमाल इतना छोटा कहाँ से होगा जी? ऐसे ऐसे माताएं हमारी स्ट्रगल कर रही है। आज घर में जाना, कमरे में जाना, बेडशीट बिछाना तो आराम से। अब
बहनें तो छोटा ही रुमाल यूज करती है ना। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, प्रश्न पहले तो नहीं हो रहा था, अब कैसे हुआ? क्या किया? क्या किया बताइए? हाँ जी, गाइडेंस मिला। ठीक है, मैंने तो गाइडेंस दिया, बाबा भी गाइडेंस देता है। किया क्या आपने? हाँ ठीक है, अभी हम योग भी करना है, ठीक है ना। दो बातें की दोस्तों, भाइयों और बहनों। पता है मनुष्य सबसे बड़ी गलती क्या करता है? इसीलिए उसको तनाव होता है, इसीलिए उसको स्ट्रेस है, इसीलिए उसको गुस्सा आता है। मनुष्य हमेशा समस्या पर काम करता है। समस्या पर काम करना माना पत्नी को ठीक करना, वो ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए, बॉस ठीक हो जाए, बिजनेस ठीक हो जाए, लोग ठीक हो जाए, उनका स्वभाव संस्कार ठीक हो जाए, ये वो है समस्या। और इनकी वजह से मैं परेशान हो रहा, इनकी वजह से मेरा योग नहीं लग रहा, इनकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। हम हमेशा समस्या पर काम करते हैं। आध्यात्मिकता, और पता है कैसे हुआ आपका? हमने दो चीजें की। नंबर 1, छोड़ो। छोड़ो माना मेडिटेशन। 5 मिनट हर बात को छोड़कर मन को एकाग्र करिए। अब यहां पर आप आत्मा परमात्मा को 2 मिनट में ला सकते हैं। क्या है मेडिटेशन? हमारा टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने उनको उन सब बातों से निकाला कि आपकी पत्नी, आपका युगल, आपके बच्चे, आपका ऑफिस, ये सब तनाव का कारण नहीं है, मेरी सोच है। और हम हमेशा दूसरों को ठीक करने में लगे हुए हैं। छोड़ो तो छूटो। अब ये बाबा का ज्ञान है, बाबा ही कहते हैं ना छोड़ो तो छूटो। अब आपने आध्यात्मिकता को उनके लैंग्वेज में एक्सरसाइज के दौरान सब जागृत हो गए। किसी ने कितना मुस्कुराया, भाई साहब स्टेज में भी आ गए, दीदी का भी, मैंने कमल दीदी का भी नाम ले लिया, माताओं के बारे में भी सब जागृत हो गए। और सबने किया भी थोड़ा सा। यू हैव मेड इट इंटरेस्टिंग, यू हैव मेड इट लाइवली, यू हैव मेड इट इंटरैक्टिव। तो छोड़ो। सुबह 5 मिनट उठ के बाद छोड़ दो सब चीज़ें। अपने मन को एकाग्र करिए, अपने से अच्छी बातें करिए। जो भी मेडिटेशन की बातें हैं, परमात्मा, निराकार, ज्योति स्वरूप, उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए। गुड मॉर्निंग करिए रात को सोने के पहले, दिन में शाम को 5 मिनट। जो भी आपको मेडिटेशन से संबंधित, छोड़ना माना बुद्धि में पकड़ के नहीं बैठना। नंबर 1 छोड़ा। दूसरा, हमने और आपने क्या किया? स्वयं को चेंज किया। पकड़ने के तरीके को स्वयं को चेंज करना है कि कैसे मैंने देह भान में आकर, मैं पिता हूँ, मैं युगल हूँ, मैं पति हूँ करके बच्चे को, तो फिर गुस्सा आ रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप पिता का रोल निभा रहा हूँ। वहाँ पे आपने थोड़ा सा आत्मा का परिचय, सोल कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस दे दिया। और जैसे ही आपने पकड़ने के तरीके को चेंज किया, लोग वही हैं, पास्ट वही है, अनिश्चित भविष्य है, बिजनेस वही है, कारोबार वही है, दुनिया वैसी ही है, लेकिन मैं। और एक चीज़ और बोल सकते हैं, जब आप ये करते हैं ना, तो उनसे पूछना स्टार्टिंग में संभव है, तो वो कहेंगे नहीं हो रहा है। तो फिर उनको पूछना, क्या सदा खुश रहा जा सकता है? सदा शांत रहा जा सकता है? सदा पॉजिटिव रहा जा सकता है? वो कहते नहीं। क्यों? क्योंकि पत्नी ऐसी है, लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है। और फिर आप उनको बोल सकते हैं, पॉसिबल है ना? पॉसिबल है ना? किया ना आप लोगों ने, कितना आसानी से कर दिया, 1 सेकंड में कर दिया। फिर उनको पूछना, सदा खुश रहा जा सकता है? ना चाहते हुए बोलेंगे हाँ। इसका तरीका है, एक है मेडिटेशन, स्वयं है स्वयं के रियल आइडेंटिटी को पहचानना। यही चीज़ है। अब आपने उनको एक एक्सरसाइज के माध्यम से, एक एक्टिविटी के माध्यम से, ये रचनात्मकता है, ये भी आ जाएगा धीरे धीरे। जब आप ज़्यादा इस पर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, लोगों से बातें करेंगे, अव्यक्त वाणियाँ पढ़ेंगे, बाबा की साकार मुरली, दादियों का क्लास अटेंड करेंगे, फिर बुद्धि चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ओके, मेडिटेशन करें या टॉपिक से संबंधित 2 बातें और सुनना चाहेंगे? और सुनना चाहिए? हाँ जी, इसकी 2 बातें। दीदी थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ हाँ, और तीसरा ये है, यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एक उनको जो चाहिए वो दीजिए, एक जो आप देना चाहते हैं वो दीजिए, और आपका जो पूरा जो 1 घंटे का भाषण होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दे शुड रिलेट टू इट। उनको कुछ मिलना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है घर में जा कर के।
ठीक है ना। और भाषण करने की कला से संबंधित एक दो बातें और मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब पहली बार आप स्टेज में आएंगे, आप ये नहीं सोचना हमको गिरीश भाई जैसे करना है। आपको मैं इजी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शुरुआत करनी है, मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज में आपके सेंटर में नज़दीक में कोई है, दीदिया कहते हैं, वहाँ जाके वैल्यू एजुकेशन का कराओ, वो प्रिंसिपल आपके पहचान के। तो भाइयों बहनों, 2-3 टॉपिक ले लीजिए। मान लीजिए एकाग्रता की शक्ति, या फिर बच्चों को डर होता है, परीक्षा का डर, मान लो 2 टॉपिक। ये 2 टॉपिक से जो भी आज तक बी के परिवार में जिन भी भाई बहनों ने लेक्चर दिए हैं, स्वामी भाई का है एकाग्रता के ऊपर, शक्तिराज भाई का है, किसी दादियों का है, जानकी दादी का है एकाग्रता पर क्लास, बाबा ने एकाग्रता पर क्या कहा, या फिर आप स्वामी भाई के लेक्चर को वैसे के वैसे ही नोट कर लीजिए। इजी तरीका बता रहा हूँ स्टार्टिंग करने के लिए। आप स्वामी भाई का, गिरीश भाई का, जो भी भाई बहनों का क्लास के पूरे पॉइंट यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको पूरी छूट है। बट स्वामी भाई को कॉपी मत करिए, आपका अपना स्टाइल रख लीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि वो जिस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं वैसा ही मुझे कॉपी करना। आप कंटेंट को ले लीजिए, आप बुद्धि वेस्ट मत करिए। बाबा कहते हैं ना, कॉपी करो बच्चे, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो। ईजी तरीका। और आप वो वैसे ही, उन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया, बीच के कंटेंट कैसे थे, उनका टेक्निक क्या है, वो सब सीख करके उसको अच्छी तरह लिखिए और फिर बार बार मेमोराइज करिए। बार बार एकांत में बैठे ये स्टोरी को कैसे सुनाना है उसको सुनाइए, उसको मेमोराइज कर ली, वो फिट हो जाए यहाँ पर, और फिर उसको आप यूज़ करिए। पहले दिन होगा आप जब भाषण करें। आज मैं अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास जो मैं स्टार्टिंग में कराता था और आज मैं कराता, उसमें बहुत अंतर है। और मुझे ही कभी हंसी आती कि अच्छा मैं ऐसे सुनाता था, उसमें कोई अच्छा ही बात नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन धीरे 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 उसमें जो है ना परिपक्वता, उसमें मैच्योरिटी, उसमें शब्दों का जो पिरोना है वो सब धीरे धीरे आ जाता है। और इसका अभ्यास करिए। घर में मिरर होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में मिरर को, आईना, थैंक यू। आईना के सामने उसी चीज़ को आप खुद को देखिए, खुद की आवाज़ सुनिए। कुछ शब्द होता है उसका उच्चारण करने में हमें थोड़ी कभी कभी तकलीफ होती है, हम अटक जाते हैं, उसको बार बार बोलिए। खुद की आवाज़ को जितना सुनेंगे, खुद के चेहरे को दिखना देखेंगे, सेल्फ एक्सेप्टेंस जितना होगा, उतना आप यहाँ स्टेज में आकर आपको बात करना उतना आसान हो जाएगा, उतना इजी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और अच्छी अच्छी जो भी मूल्यनिष्ठ कहानियाँ हैं, बीच बीच में लोगों को ना स्टोरी टेलिंग का जो मेथड होता है ना, अगर स्कूल के बच्चे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग, कुछ पजल्स, कुछ आइस ब्रेकर्स जो बोलते हैं, उसको बीच में इंट्रोड्यूस करिए। तो उस आधार से उनकी जो मोनोटोनिटी है, वो जो एक जैसा चल रहा है, उसको ब्रेक कर सकते हैं। अटेंशन स्पैन फिर बढ़ जाता है। और कुछ और बातें हैं, जैसे आपके आई कांटेक्ट है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। देखने में भी कई लोगों को तकलीफ़ होती है, मैं इनको देखूंगा वो मुझे घूर के देख रहे हैं। और कभी कभी जब हम भाषण करते हैं तो कुछ लोग, उनको देखकर हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, यार मैं इतना इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ और वो उबासी ले रहे हैं, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, सीधे हम सर्टिफाई कर देते हैं। कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं। उनको देखकर आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। आप उन लोगों को देखो जो आपको ध्यान से देख रहे हैं, जो आपको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, उनको ही देखो। फिर उबासी वालों को मत देखो ज़्यादा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। और धीरे धीरे फिर आपको जब अनुभव आएगा तो आप, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए 4-5 पॉइंट आप लिखिए, उसका अभ्यास करिए, उसको बार बार मेमोराइज करिए। जैसे हम मुरली पॉइंट याद करते हैं ना, ऐसे 1-2 टॉपिक ले। खुशी के, मान लो खुशी के ऊपर आपको कराना है, महिला संगठन में, समाज सेवा में बहुत सारे होते हैं, रोटरी में, लायंस में, इनर व्हील में, अगर कहीं करना है आपको प्रोग्राम, तो खुशी के ऊपर 5 पॉइंट। शिवानी बहन के इतने सारे पॉइंट्स हैं खुशी के ऊपर, तो कितने बाबा के बच्चे सुनाते, वैसे का वैसे ही लिखिए नोटबुक में। स्टार्टिंग ऐसे करना है, स्टार्टिंग की स्टोरी ये होनी चाहिए, एंड यहाँ पर करना है, मेडिटेशन कमेंट्री ये होनी चाहिए, वो भी अभ्यास करिए, रटिए, बुद्धि चलना चाहिए, वो बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर स्टेज फियर को दूर करने के लिए, बाबा ये कार्य आपका है, मैं यहाँ आकर आपकी सेवा कर रही हूँ, एकदम हल्के हो जाइए। और आपको कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि आप ये नहीं सोचिए कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अनुभवी हैं,
एक चीज़ प्लीज़ मान के चलिए, वो पद के हिसाब से बहुत बड़े होंगे, आईएएस ऑफिसर होंगे, जज होंगे, वकील होंगे, जो भी होंगे, लेकिन हर आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। उस मामले में आपके जैसा ज्ञानी तो आत्मा और कोई नहीं है। भल लो लौकिक दुनिया के पोजीशन के हिसाब से वो बहुत ऊंचे होंगे, आप उनको बहुत सम्मान दीजिए, बहुत नम्रता रखिए, लेकिन ऐसे सब एक्सरसाइज कराएंगे, उनके साथ मिल जाएंगे, उनके जीवन को कुछ बातें टच कर जाएंगे, और फिर उनको मेडिटेशन भी कराइए, लास्ट में उनको लेके जाइए एकदम आत्मा शांत सो। कुछ जगहों पर समाज सेवा में ऐसे पब्लिक प्रोग्राम होता है तो आप कर सकते हैं, कहीं संस्था में आप जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहाँ ध्यान रखना है। कुछ संस्थाएं कहती हैं आप आत्मा और परमात्मा शब्द मत यूज़ करिए, तो आप परमात्मा मत यूज़ करिए शब्द। एक सुप्रीम एनर्जी है, दिव्य शक्ति है, भगवान, गॉड, ईश्वर भी, क्योंकि हो सकता है उसमें दूसरे कोई धर्म वाले भी हों और वो बोलेंगे आपने ओम शांति वालों को, वो तो अपना धर्म का प्रचार कर रहे, फिर आगे से हमको कार्यक्रम ही नहीं मिलेगा। इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता, क्योंकि हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते। मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। हम जनरल मोटर्स बैंगलोर में प्रोग्राम कर रहे थे। पता है उनका कंडीशन क्या था? मैं वाइट ड्रेस भी नहीं पहन सकता हूँ, बैज भी नहीं लगाना है, तो आओ प्रोग्राम करने के लिए। मैंने तो मना कर दिया वहाँ की बहन को। मैंने कहा फिर मैं क्यों जाऊँ भाई, जब मैं वाइट ड्रेस ही पहन नहीं सकता हूँ, बैज ही नहीं लगा सकता हूँ, मैं वहाँ जा कर के मुझको क्या सेवा करनी है? और मेरे को कोई पड़ी नहीं है उनको सेवा करने की, हमको वैसे इतनी सेवाएँ। लेकिन वहाँ जो बहन माता जी काम करती थी ना, उनको बहुत लगन था बाबा के प्रति कि यहाँ बाबा का होना चाहिए। तो वो दीदी ने, तो वो माता जी को कहा, गिरीश भाई ने मना कर दिया है, तो वो माता जी ने मुझे फ़ोन किया, और पता नहीं मुझे क्या लगा, उनकी जो वाइब्रेशंस थी, उनको जो था कि यहाँ बाबा का कार्य होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ जाता आप कलर ड्रेस में चले जाओगे तो? कौन सा आपके आइडेंटिटी कम हो जाएगी? आपको तो आत्मा समझना है ना, मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा। पता नहीं मेरा बुद्धि एकदम चेंज हो गया। मैंने वो माता जी को, उनकी जो बातें थी, उनकी जो भाषा थी, उनकी जो लगन थी कि बाबा का कार्य होना चाहिए, मैंने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन लकीली मैं वहाँ से निकल चुका था और मेरे पास कोई ऐसा ड्रेस नहीं था, कलर ड्रेस नहीं था। तो फिर भी एक खाकी रंग का एक वहाँ से पैंट ट्राउज़र खरीदा, शर्ट था मेरे पास, और मैंने फिर बैच भी नहीं लगाया और हम गए। इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। वहाँ का एचआर मैनेजर ने कहा, सर प्लीज़ बताइए आप नेक्स्ट कब आएंगे? मैंने कहा एक ही कंडीशन है। बोला क्या कंडीशन? मैंने कहा मैं पूरा वाइट में आऊँगा, बैच में। बोला आपको जो कपड़े पहनना पहन के, लेकिन आप आओ ज़रूर। तो कभी कभी हम बाबा के बच्चे ना कुछ बातों को लेकर इतने कड़क हो जाते हैं ना कि वो बेहद में हम भी बहुत हार्श हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। वहाँ प्यार, वहाँ किसी की सेवा, वहाँ किसी उस माता जी की जो लगन, उसको हम, अगर वो माता जी फ़ोन नहीं करती थी तो शायद मैं प्रोग्राम भी नहीं कर पाता था। वो मतलब जनरल मोटर्स जो है ना, एक अमेरिकन कंपनी है, उनके बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया कि यहाँ पर आध्यात्मिक या रिलीजियस कार्यक्रम हो रहा, तो एचआर की नौकरी चली जाएगी, उसके तो जिम्मेवारी है ना। तो उसी भाव से उन्होंने कहा। लेकिन फिर उन्होंने कहा आप जब आना चाहो, ब्रह्मा कुमारी इसको हम खुली छुट्टी देते हैं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जो उनके जीवन से संबंधित थी। उसमें मैंने आत्मा, वर्ड, परमा, उनके दो ऑब्जर्वर बैठे हुए थे देखने के लिए कि इनका, क्योंकि आगे के प्रोग्राम के लिए, एचआर के लिए उनके दो ऑब्जर्वर, बहुत सीनियर ऑब्जर्वर्स आए हुए थे। वो बैठे थे कि इनका कार्यक्रम कैसे होता है, क्योंकि उनको पता है ब्रह्मा कुमारी तो आध्यात्मिक संस्था है, वो एनालाइज करने के लिए। तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमको आत्मा, परमात्मा शब्द जो है ना, मैं एक एनर्जी हूँ, वो एक सुप्रीम एनर्जी है, तो एनर्जी उस हिसाब से वो समझ जाते हैं। ठीक है, बस एक लास्ट एक्सरसाइज करें। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे करिए। हाँ, सोशल विंग को तो एक्सरसाइज करना ही चाहिए। ओठों के किनारे रखिए, ओठों के किनारे, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, दांत दिखना चाहिए, मुस्कुराइए। हाँ, और हाथ को नीचे करिए, आजू बाजू वाले को देखिए। बहुत अच्छा। बस एक छोटा सा निवेदन है, बोलूं? कल रात के 8:30 बजे तक ऐसे ही रहना। हाँ, ये मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। मैं ज्ञान सरोवर में ये वाला एक्सरसाइज कराया आर्मी वालों का, करा के मुझे गरीब रथ पकड़नी थी 9 बजे। ठीक है, तो भाई ने कहा 6 बजे आप निकल जाइए, शांतिवन आ जाइए, भोजन करिए और आपको आराम से छोड़ देंगे 8:30 बजे। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो हारमोनी हाउस में गाड़ी आ गई, उन्होंने वहाँ गाड़ी में 6 बजे बैठा
और वो हारमोनी हॉल के नीचे उन्होंने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा भाई साहब चलो, बोला नहीं एक और कोई गेस्ट आने वाले हैं, उनको भी लेके चलना है। मैंने कहा ठीक है। अब वो भाई कौन है मुझे पता ही नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो भाई आ ही नहीं रहा है। और गिरीश भाई का ब्लड प्रेशर चढ़ने लगा। मेरे गाड़ी में से मेरे को भोजन भी करना है। तो वो भाई साहब ने कहा भाई साहब मैं है ना पूछता हूँ कौन है भाई, फिर चलते। मैंने कहा जाओ। वो ड्राइवर भाई कहीं चले गए। 5 मिनट में ये जो डेलीगेट भाई थे ये आ गए। अब वो भाई का भी नंबर मैंने नहीं लिया, अब पता नहीं। अब ये भाई ने जैसे ही मुझे देखा, बोला गिरीश भाई आपके साथ मैं जाने वाला हूँ, आपने क्या एक्सरसाइज। यहाँ मेरा बीपी चढ़ रहा है, ट्रेन मिस हो रही है, गरीब रथ, और इनको ये लग रहा है। मैंने कहा बाबा कितना आसानी से हम किसी को भाषण दे देते हैं, लेकिन खुद पर। और वो ऊपर से फिर ये ड्राइवर भाई गायब। ये आ रहे हैं 7 बजे ढूंढ ढांड करके, और मेरा यहाँ 9 बजे की ट्रेन है, मेरे को यहाँ भोजन भी करना। और ये भाई के साथ सदा मुस्कुराते रहना, कोई भी टेंशन हो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, गाड़ी मिस ही हो जाएगी, लेकिन आत्मा शांत। सुन, मेरे को भारी लग रहा था। मैंने आपको कहा ना, कुछ कार्य बाबा ऐसा आपसे बुलवा देता है ना, वो आपको फिर उसका स्वरूप बनना ही पड़ता है। और मैंने देखा है भाषण करने की सेवा से मेरी धारणाएं बहुत अच्छी हुई है। मुझे दीदी कहते थे अमृत वेले पे क्लास कराओ। मैंने अमृत वेले पे क्लास करा कर मेरा ही ये लगता था मेरा ही अमृत वेला मैं झुटका मार रहा हूँ, और फिर मैं क्या दूसरों को सुना रहा हूँ। तो मुझे अमृत वेले को स्ट्रांग बनाना, इससे भी पुरुषार्थ, हर चीज़ को हम पॉजिटिवली लेंगे ना तो लाइफ बहुत। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे गरीब रथ मिल भी गई, लेकिन मैंने बाबा को इतना थैंक्स कहा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, अब ये सबसे पहले मुझे करना है। ठीक है, कल रात के 8:30 बजे तक करेंगे। अभी भोजन करने जाएंगे, मान लो भिंडी की सब्जी, और अपने साथी बहन के पास जाना, उनको कहना गिरीश भाई ने कहा था सोशल सर्विस पे मुस्कुरा के, तू मेरा भी सब्जी खा ले, ठीक है? लेकिन गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, मन की स्थिति को चेक करना। ये अगर सारा दिन कर लिया, भाषण करना, वो भाषणा देना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलो जोर से ताली बजाइए। और हमारे जो बड़े हैं, बाबा हैं, सोशल विंग है, संतोष दीदी हैं, वंदना दीदी है, हमारे भाई साहब हैं, हम सब ये चाहते हैं आप सब बहुत अच्छे स्पीकर बनो और खूब सेवा करो। हैंड्स की बहुत कमी है, सेवा का निमंत्रण बहुत है, लेकिन अच्छे स्पीकर्स चाहिए। तो सोचो कि मैं इमेज दो अपने आप को, मैं बाबा की भाषण करने की सेवा कर रही हूँ, उसमें जो भी दिव्य गुण चाहिए वो मैं धारण कर रहा हूँ, और मैं अच्छी अच्छी बातें प्रैक्टिस करके पढ़, हमसे आपको जो सहयोग चाहिए, आपको मैटर चाहिए, कंटेंट चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, वो सब हम देने के लिए तैयार। गिरीश भाई के पास जितना है वो सब मैं आपको दे दूँगा। आप वो पढ़ करके, समझ करके, आपको कुछ समझना है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं। हम आपको हर प्रकार का सहयोग, सोशल विंग आपको हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हिम्मत का एक कदम बढ़ाएं। ठीक है, चलो।